वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिमा दुबे और ये है फुल केविस मैदान सीरीज चैप्टर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का पार्ट 2। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी अब तक तो जाकर पहले उसे देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो पाए इस चैप्टर को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं जैसे कि बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, ट्रॉफिक लेवल्स, पिरामिड्स, फूड चेन, फूड वेब एक्सेट्रा। इसके साथ साथ 4 स्पेयर्स ऑफ द अर्थ, ये भी टॉपिक इसी में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। इकोसिस्टम। द टर्म ecosystem was defined by Arthur Tansley in 1935. Ecosystem is a self-regulating community of living organisms interacting with each other and their non-living physical environment. For example, forest ecosystem and ocean ecosystem. Even a clumps of bushes can be an ecosystem. All ecosystems on the planet are interconnected and interdependent, and together they make up the biosphere. सबसे पहली बार इकोसिस्टम को डिफाइन आर्थर टेंसले ने किया था 1935 में। इकोसिस्टम एक ऐसी सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट का इकोसिस्टम और ओशन का इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा है इवन अ क्लम्प्स, जो बुशेस का ग्रुप होता है उसे भी इकोसिस्टम कहते हैं। और जो इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के बिना वो अच्छे से वेल फंक्शनिंग नहीं कर पाते, और ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है। देयर इज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी with physical environment. In an open ecosystem, there is free exchange of energy and matter with the outside the world. In closed ecosystem, there are no or very limited exchange. तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरह के इकोसिस्टम की बात की गई है, एक ओपन इकोसिस्टम और एक क्लोज इकोसिस्टम। ओपन इकोसिस्टम जहाँ बाहर की जो एनर्जी है या रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। क्लोज इकोसिस्टम में ये चीज़ नहीं होती, वहाँ पे एनर्जी, मैटर, रिसोर्सेज एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं होते। ठीक है, इसको हम और डीपली आगे पढ़ेंगे अभी। इकोटोन। इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल area of vegetation between two different plant communities such as forest and grassland. The influence of two bordering communities on each other is known as the edge of the effect. इकोटोन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे ट्रांजिशन फेस आ रहा हो या फिर ट्रांजिशन देखने को मिल रहा हो आपको। देखिए जैसे कि एक तरफ क्या है, ग्रासलैंड है, घास ही घास है, ठीक है, आपको ग्रासलैंड देखने को मिल रही है, और एक तरफ आपको जंगल देखने को मिल रहा है। अब जंगल है पूरे एरिया में और उसी के जस्ट बगल से ग्रासलैंड चालू है, तो जो ये बीच की लाइन है जंगल और ग्रासलैंड के बीच में, हम उसे ही क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, और उसे ही हम कहते हैं एज द एज इफेक्ट, कि एक एज के बाद से उसी पॉइंट से ग्रासलैंड चालू हो जाएगा और उसी एज के एक तरफ आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो एक ट्रांजिशन है कि कैसे फॉरेस्ट से वो ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कैसे आपको आप फॉरेस्ट से आगे बढ़ोगे और आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो बीच की जो लाइन है या फिर ट्रांजिशन एरिया होता है हम उसे ही इकोटोन बोलते हैं। ओके। Ecosystem shows large variation in their size, structure, composition and so on. However, all the ecosystem terms are characterized by certain basic structures and functional features which are common. There can be different types of ecosystems such as forest ecosystem, marine ecosystem and desert ecosystem. The composition and organization of communities and physical components decide the structure of ecosystem. Thus, ecosystem have basically two types of components, namely biotic and abiotic. आपको इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगी साइज में, स्ट्रक्चर में और उनके कॉम्पोजिशन में। जितना भी इकोसिस्टम होता है उनकी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स या फंक्शनिंग फीचर्स होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था कि फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होगा, ओशन का इकोसिस्टम अलग है, एंड मरीन का इकोसिस्टम अलग है, डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग है। तो ये सारे डिफरेंट तरह के आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। जो कॉम्पोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन होती है कम्युनिटीज़ की या फिजिकल कॉम्पोनेंट जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होगा किसी भी इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम जो होता है वो आपको दो तरह को देखने को मिलेंगे, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। अब हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स
Living components is an ecosystem are either producers or the consumers and they are called biotic. Components, producers, organic components, for example, plant produce starch, carbohydrate and cellulose by the process called photosynthesis. Biotic components लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इकोसिस्टम में मौजूद या प्रेजेंट होते हैं. इनमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमंस इंक्लूड होते हैं. ये सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और इकोसिस्टम के फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. बायोटिक कंपोनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट 3 कैटेगरीज होती हैं जिनमें वो डिवाइडेड है, लाइक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. ये तीनों मिलकर इकोसिस्टम की फूड चेन और एनर्जी फ्लो को मेंटेन करते हैं. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की. हम प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं. ऑटोट्रॉप्स एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ये ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट से सिंपल सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेते हैं या सनलाइट एनर्जी और उनसे कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और सेल्यूलोज बनाते हैं. मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इसीलिए प्रोड्यूसर्स इकोसिस्टम में एनर्जी के प्राइमरी सोर्स भी होते हैं. कंज्यूमर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते. ये डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पर. ये अपना एनर्जी और न्यूट्रिशन के लिए प्रोड्यूसर्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं. ह्यूमंस, एनिमल्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. कंज्यूमर्स को उनकी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है. अब जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं वो कंज्यूमर्स हैं. ठीक है. और प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं. लेकिन अब कुछ टाइप्स भी होते हैं किसके, कंज्यूमर के. उन्हें देख लेते हैं. सबसे पहले होते हैं हर्बीवोरस या हर्बीवोर. हर्बीवोर फीड ऑन प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल रैबिट एंड इंसेक्ट्स. तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ठीक है. और ये प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है इन्हें क्योंकि ये प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं. अब जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा वो कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा. ठीक है. तो इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं. Carnivores are those animals that eat other animals and they are of 2 types, secondary carnivores and tertiary carnivores. कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और ये 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स और एक टर्शियरी कार्निवोर्स. सेकेंडरी कार्निवोर्स कौन होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स फेड ऑन हर्बीवोर्स, फॉर एग्जाम्पल अ फ्रॉग एंड अ स्मॉल फिश. सेकेंडरी कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, एग्जाम्पल फ्रॉग या स्मॉल फिश. टर्शियरी कार्निवोर्स फीड ऑन कार्निवोर्स, फॉर एग्जाम्पल अ स्नेक एंड अ फिश. टर्शियरी कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे कार्निवोर्स को खाते हैं. ये फूड चेन के टॉप प्रीडेटर्स होते हैं, एग्जाम्पल स्नेक, ईगल और बिग फिश. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ओमनीवोर्स, फीड बोथ ऑन प्लांट एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, रैट्स एंड अदर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, इसलिए इनकी डाइट भी मिक्स होती है. एग्जाम्पल ह्यूमन, रैट्स एंड कई बर्ड्स. ठीक है. ओमनीवोर्स इकोसिस्टम में बहुत ही फ्लेक्सिबल फीडिंग बिहेवियर दिखाते हैं क्योंकि वो कई डिफरेंट फूड सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं. अब देखो ये कुछ भी खा ले रहे हैं जो मिल रहा है, जो अगर प्लांट प्रेजेंट है तो प्लांट खा लिया, नहीं तो कुछ कीड़े मकोड़े मिले हैं वो खा लिए. ठीक है. कुछ भी खा सकते हैं. ये बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं. नेक्स्ट वन इज डेट्रीवोर्स. Tetrivores fed on dead organisms, for example, earthworm, crab, and ant. The living being that fed on dead or decayed organic matter are called saprophytes. They are fungi and bacteria which does not contain any chlorophyll and they are dependent on dead organisms for their food. टेट्रीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक वेस्ट को खाकर अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं. ये ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम में वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, लाइक अर्थवॉर्म, क्रैब्स, एंट्स. सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना
बनाते हैं। ये ऑर्गेनिक क्लोरोफिल नहीं रखते, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। ठीक है। सेप्रोफाइट्स इंपॉर्टेंट रूप से आपको फंगाई और बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिशंस को सॉइल में वापस रिलीज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द पैरासाइट्स depend on living organisms for food. They can be endoparasites which live inside the body such as liver flukes, tapeworms, and ectoparasites which live on the exterior such as fleas and lice. पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और इनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। पैरासाइट्स होस्ट ऑर्गेनिजम्स को हार्म भी कर सकते हैं। अब पहले तो 2 तरह के होते हैं, देख लेते हैं। एक होता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या करता है? एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, लाइक टेपवर्म और लीवर फ्लूइड्स, और ये उन्हें इंटरनली हार्म भी करते हैं। ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, लाइक लीस या लाइस, लोग जुए बोलते हैं ना, वो भी आपको क्या करते हैं? हार्म कर रहे होते हैं एक तरह से आपको, लेकिन एंडो वाले आपको अंदर इंटरनली और एक्टो वाले आपको एक्सटर्नली हार्म कर रहे होते हैं, पर हार्म दोनों ही कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स इकोसिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान डिकम्पोजर्स न्यूट्रिशन को सॉइल में वापस रिलीज करते हैं, जिससे प्लांट्स फिर से इन न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल कर पाए। इसीलिए डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम में न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग का इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई। ठीक है, और ये डिकम्पोजर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। In ecology, abiotic components are non-living chemical and physical factors in the environment that affect the ecosystem. Some of the real-time examples are water, light, wind, soil, humidity, minerals, and gases. They affect the ability of the organism to survive and reproduce. जितना बायोटिक कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं। इनमें फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स शामिल होते हैं जो आपकी ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव या रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, या फिर हम कहें सपोर्ट करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, विंड, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, गैसेस सब आती हैं, और ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं किसी इन्वायरमेंट से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा है। प्लांट ईटेड बाय हर्बीवोर्स, ईटन बाय कार्निवोर्स, ईटन बाय डेट्रीवोर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर उन्हें कौन खाता है? हर्बीवोर्स खाते हैं। और हर्बीवोर्स कौन खा लेता है? कार्निवोर्स खा लेता है। कार्निवोर्स को बाद में कौन खाता है या फिर डिकम्पोज जो भी करता है उसे बहुत डेट्रीवोर्स बोलते हैं। ठीक है। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। Every ecosystem performs the following important functions. It has different food chains and food webs. Food chain is a sequence of eating and being eaten. Food chain is generally found to be interlinked and interwoven as a network and hence known as food web. There are several options of eating and being eaten in a food web. Hence, they are more stable. सबसे पहला फंक्शन है फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन ऑर्गेनिजम्स के बीच एनर्जी ट्रांसफर की सीक्वेंस होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, ग्रास अपना खाना खुद बना रहा है, तो ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास को खा रहा है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। और स्नेक को कौन खा रहा है? हॉक। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? हमारा फूड चेन हो गया। ठीक है। फूड चेन क्या होता है? वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है कि ये इसको खाएगा, फिर इसके बाद इसे कोई और खाएगा, फिर उसको कोई और खाएगा, ऐसे करके दैट इज फूड चेन। और यहाँ पे एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। एनर्जी क्या होती है? जो प्लांट ने अपना खाना बनाया होता है उसका कुछ परसेंट, क्योंकि प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर, तो उसे कुछ एनर्जी मिलेगी। ठीक है। अब ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा तो उसे भी कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है। ऐसे ही करके स्नेक खाएगा फ्रॉग को, तो उसमें भी कुछ लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगी। वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। Next one is there is a unidirectional
flow of energy, it flow from sun and then after captured by primary producer it flow through a food chain and or the food web. जैसे मैंने कहा कि ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग को स्नेक को हॉक. तो ये एक यूनी डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है एनर्जी, राइट. तो यही बोला गया है कि देयर इज अ यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, ये एक सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो करती है. ठीक है. मटीरियल in an ecosystem move in cyclic manner. The cycle of nutrition take place between biotic and abiotic components. इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच साइक्लिक मैनर में मूव करते हैं और ये प्रोसेस इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके. एवरी इकोसिस्टम फंक्शन टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन सम प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन. हर एक इकोसिस्टम का फंक्शन होता है प्रोड्यूस करना सेकेंडरी प्रोडक्शन का बायोमास या फिर प्राइमरी प्रोडक्शन का बायोमास. ओके. एवरी इकोसिस्टम रेगुलेट्स एंड मेंटेन इटसेल्फ. दिस सेल्फ रेगुलेशन और कंट्रोल सिस्टम इज नोन एज साइबरनेटिक्स सिस्टम. ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है या फिर मैं कहूँ चेन है. ये अपने आप ही रेगुलेट होता रहता है, इससे किसी को रेगुलेट नहीं करना पड़ता. ठीक है. इससे किसी को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, ये खुद ही चलता रहता है. और ये सेल्फ रेगुलेशन और जो कंट्रोल सिस्टम है इसे हम साइबरनेटिक सिस्टम भी कहते हैं. ओके. अब हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात कर लेते हैं. Trophic levels and ecological pyramids. The trophic levels from a pyramid with producers at the bottom, then primary consumers, secondary consumers and tertiary consumer. एक तरह का आपको ऐसे पिरामिड देखने को मिलेगा. ठीक है. और यहाँ पे आपको बताया ट्रॉफिक लेवल्स होंगे कि सबसे नीचे कौन होगा, प्रोड्यूसर होगा. ठीक है. उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे करके आपको एक पिरामिड देखने को मिलेगा. अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. Ecological pyramid, trophic levels. The concept of ecological pyramid was developed by Charles Elton. All ecological pyramids begin with producers like plant at the bottom and proceeds through various trophic levels such as herbivores, carnivores and so on. The highest level at the top of the food chain. Okay, मैं आपको दिखाती हूँ. शायद यहाँ पे फोटो है, आप वो देख लो. ये इकोलॉजिकल पिरामिड. जैसे मैंने कहा कि सबसे नीचे कौन होगा, प्रोड्यूसर होगा, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, फिर सेकेंडरी होंगे, फिर टर्शियरी होंगे. सबसे ऊपर आपको टर्शियरी कंज्यूमर देखने को मिलेगा. ठीक है. और ये तरह की क्या है, फूड चेन है आप कह सकते हो. ठीक है. द हाईएस्ट लेवल इज एट टॉप ऑफ द फूड चेन, वो आपको टर्शियरी कंज्यूमर देखने को मिलेंगे. और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका बना हुआ है फूड चेन. और सबसे नीचे सबसे लोअर लेवल पे आपको प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे, जो कि हमारा ग्रास हो गया. ठीक है. या प्लांट हो गया जो अपना खाना खुद बनाते हैं. There are 3 types of ecological pyramid and they are as follows. 3 तरह के आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखने को मिलेंगे. पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी से. The pyramid of energy or the energy pyramid describes the overall nature of ecosystem. During the flow of energy from one organism to another, there is a considerable loss of energy in the form of heat. In primary producers like autotrophs, large amount of energy is available. The least energy is available in the tertiary consumer. Therefore, shorter food chain has more amount of energy available even at the highest trophic levels. जो एनर्जी पिरामिड इकोसिस्टम होता है उसमें एनर्जी जो है वो फ्लो करती है यूनि डायरेक्शन. हमने अभी पहले पढ़ा था कि सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करती है. जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है. ठीक है. इस कारण से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी तो होती है, पर जब वो टर्शियरी कंज्यूमर्स तक पहुंचती है तो एनर्जी क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है. ठीक है. या एनर्जी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है. जो एनर्जी पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट और वर्टिकल होता है. जैसे कि आप देख पा रहे हो ये अपराइट पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन में है. ठीक है. जो पिरामिड है वो शो करता है फ्लो ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट टॉपिक लेवल्स. इससे यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, इससे यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, पूरी एनर्जी इसकी यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी. ठीक है. यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा. जो एनर्जी इसके पास होगी, अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर को सेकेंडरी प्रोड्यूसर खाता है तो इसका कुछ ही एनर्जी यहाँ तक ट्रांसफ़र होगी, और सेकेंडरी को अगर टर्शियरी खाएगा तो इसका कुछ ही एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी. 100% एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है. ठीक है. मान लीजिए यहाँ पे 100% एनर्जी थी तो यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 70 हो गई, यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 50 हो गई, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मान लीजिए वो 30
30% आपकी एनर्जी हो गई। तो एनर्जी पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं होती है। इट डिपेक्टेड एनर्जी इज मिनिमम एट अ हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल एंड मैक्सिमम एट अ लोवेस्ट। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको मिनिमम देखने को मिलेगा एनर्जी लेवल, ठीक है। At each trophic level, there is a successive loss of energy in the form of heat, respiration, etc. और यहाँ पे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जब ये दूसरे लेवल पे शिफ्ट होगा या ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी में लॉस देखने को मिलेगा। और वो एनर्जी का लॉस क्यों होगा, क्योंकि हीट और रेस्पिरेशन की वजह से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोड्यूसर के पास यहाँ पे 10,000 कैलोरीज है, ठीक है। यहाँ पहुँचते पहुँचते 1000 हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते फिर ये 100 हो गई, और उसके बाद टर्शरी ने अगर कंज्यूम किया सेकेंडरी को तो उसे सिर्फ 10 कैलोरीज ही मिली, किलो कैलोरीज ही मिली, ठीक है। मतलब 10,000 किलो कैलोरीज थी, फिर यहाँ पे 1000 किलो कैलोरीज, फिर यहाँ पे 100 किलो कैलोरीज, और यहाँ पहुँचते पहुँचते वो सिर्फ 10 किलो कैलोरीज ही मिली, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एनर्जी फ्लो में, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास pyramid of number. The pyramid of number depicts the relationship in terms of the number of producers, herbivores, and the carnivores at their successive trophic levels. There are decrease in the number of individuals from the lower to the higher trophic level. The number pyramids varies from ecosystem to ecosystem. There are three types of pyramid of numbers as they are as follows. पिरामिड ऑफ नंबर ये बताता है कि प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स आपको सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स पर कितने देखने को मिलेंगे, या हर लेवल पर आपको कितने ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, उसे कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। जो पिरामिड ऑफ नंबर है आपको तीन टाइप्स का देखने को मिलेगा। पहला है अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पार्टली अपराइट पिरामिड नंबर, एंड थर्ड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर से। This type of pyramid number is found in aquatic and grassland ecosystem. In these ecosystems, there are numerous small autotrophs that support lesser herbivores, which in turn support smaller numbers of carnivores. इस टाइप का पिरामिड आपको जनरली एक्वेटिक या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। इस इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, उन्हें खाने वाले हर्बीवोर्स थोड़े कम होते हैं और उन्हें खाने वाले कार्निवोर्स और भी कम होते हैं। इसलिए ये नीचे से ब्रॉड और ऊपर से पतला होता है और एकदम परफेक्ट पिरामिड की तरह होता है, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कम मिलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर से, और टर्शियरी बिल्कुल कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, प्राइमरी और प्रोड्यूसर से, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल परफेक्ट पिरामिड बनता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर सबसे कम होते हैं, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा पार्टली पिरामिड अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। इट इज सीन in the forest ecosystem where the number of producers are lesser in number and support a greater number of herbivores, which in turn support a fewer numbers of carnivores. Partly upright pyramid in numbers ये आपको मोस्टली फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको प्रोड्यूसर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हर्बीवोर्स जो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, वो एक प्रोड्यूसर है और इसके आसपास रहने वाले लोग हर्बीवोर्स हैं, लाइक बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, जो बहुत सारे उसके आसपास रहते हैं और डिपेंडेंट है सिर्फ एक पेड़ पर, ठीक है। लेकिन उन बर्ड्स को खाने वाले जो हैं लाइक हॉक्स वगैरह ये और भी कम है। तो क्या होगा ना कि जो आपका पिरामिड होगा ये पूरी तरीके से पिरामिड नहीं होगा, पार्टली पिरामिड होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो अकेला है, सिंगल प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स कम देखने को मिलेंगे। बीच में यहाँ पर जो हर्बीवोर्स वगैरह हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स है, वो आपको ज़्यादा मिलेंगे, और अगेन आपको टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं वो कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी बात है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज सीन इन parasitic food chain where one primary consumer supports numerous parasites, which in turn supports more hyperparasites. Inverted pyramid या फिर उल्टा पिरामिड ये एक पैरासिटिक फूड चेन में होता है। एग्जाम्पल, एक पेड़ है, मतलब एक प्रोड्यूसर है यहाँ पर, उन पर हज़ारों कीड़े या पैरासाइट्स हैं और उन कीड़ों के अंदर लाखों बैक्टीरियाज मतलब हाइपर पैरासाइट्स हैं। यहाँ नंबर्स नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए पिरामिड उल्टा है।
पहले हम लोग इनका डायग्राम देख लेते हैं, पार्टली अपराइट पिरामिड का, इन्वर्टेड पिरामिड का। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लेते हैं इनके। यह है आपका पार्टली अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर वहाँ पे कम होते हैं, हर्बीवोर ज़्यादा होते हैं और कार्निवोरस अगेन कम होते हैं। ठीक है, मैंने एक के टर्म्स में बताया था कि एक पेड़ है मान लो, वहाँ पे उसके आसपास आपको हर्बीवोर्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर उन्हें खाने वाला एक ही कार्निवोर्स होगा। तो ये वो आपका डायग्राम है। ठीक है, दूसरा आपके पास था ये वाला, जो कि है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स, मतलब उल्टा पिरामिड। तो प्रोड्यूसर्स कम होंगे, हर्बीवोर्स से ज़्यादा होंगे, पैरासाइट उससे ज़्यादा और हाइपर पैरासाइट्स उससे भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। Pyramid of biomass. The pyramid of biomass is more fundamental. They represent the quantitative relationship of standing crops. In this pyramid, there is a gradual decrease in the biomass from the producer to the higher trophic level. In simple terms, the biomass here represents the net aggregative weight of dried organisms collection from feeding each level. Pyramid of biomass इकोसिस्टम में टोटल लिविंग के टोटल ड्राई वेट को दिखाता है। बायोमास का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म या किसी एंटायर ट्रॉफिक लेवल का नेट ऑर्गेनिक मैटर, यानी वो वेट जो ऑर्गेनिजम्स के शरीर में मौजूद ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है। ठीक है, बायोमास को ड्राई वेट में मेजर किया जाता है, मतलब हम उसमें वाटर कंटेंट नहीं लेते। मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सुखा दो, उनका जो वाटर जो भी पानी है उसमें वो निकाल दो और फिर उनके बाद उन्हें वेट करो। ठीक है, तो ये होता है ड्राई वेट। तो बायोमास को ड्राई वेट में मेजर किया जाता है ताकि वाटर कंटेंट हट जाए और रियल ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूरेट मेजरमेंट मिल सके। इस पिरामिड में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स जैसे कि प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स को ड्राई वेट कंपेयर किया जाता है और इससे पता चलता है कि किस ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोलॉजिकल मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया? बायोमास पिरामिड हमेशा फूड चेन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। कई इकोसिस्टम में लोअर लेवल पे ज़्यादा बायोमास मिलता है, कहीं कहीं पे हायर लेवल पे ज़्यादा बायोमास होता है, जबकि कुछ इकोसिस्टम में इसका पैटर्न बिल्कुल ही उल्टा होता है। इस आधार पर जो बायोमास होता है पिरामिड, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास और दूसरा होता है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। उन दोनों को देख लेते हैं। तो upright pyramid of biomass. This occurs when the larger net biomass of producers support a smaller weight of consumer, for example, forest ecosystem. Upright pyramid of biomass वो है जिसमें प्रोड्यूसर्स का बायोमास सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर बढ़ता है बायोमास कम हो जाता है। Next, the inverted pyramid of biomass. This happens when the small weight of producers support consumer of larger weight, for example, aquatic ecosystem. Inverted pyramid of biomass, जिसमें प्रोड्यूसर का बायोमास कंज्यूमर से कम होता है। ये पैटर्न आपको जनरली एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलता है और इसी वजह से वाटर बॉडीज़ में प्रोड्यूसर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है। लेकिन भले ही उनका लाइफ स्पैन कम होता है पर उनका रिप्रोडक्शन रेट जो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि फिश वगैरह। एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स का बायोमास कम होता है लेकिन वे लगातार रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि छोटी फिश, उनका बायोमास ज़्यादा होता है और इस कारण एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड है वो आपको इन्वर्टेड देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो अपराइट पिरामिड, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, फिर हर्बीवोर्स आते हैं, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर टॉप कार्निवोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो आपको हम लोग बात कर रहे थे अभी इन्वर्टेड की, वो ये हो गया। प्रोड्यूसर्स आपके पास कितने ज़्यादा हैं, फिर हर्बीवोर्स हैं, फिर कार्निवोर्स हैं। ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, लेकिन ये इनका प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना। ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए ये इन्वर्टेड बने हुए हैं। ये जो आपको ब्लू बॉक्स में यहाँ पे 3 टॉपिक्स या 3 टर्म्स दिख रही हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया है, मैंने देखा हुआ था। तो यूट्रोफिक क्या होते हैं? वाटर बॉडीज हैविंग अ गुड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स एंड हेंस सुप्रा ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब ऐसी वाटर बॉडीज जहाँ पे आपको एक अच्छा मिनरल कंटेंट देखने को मिलता है और वहाँ पे जो प्लांट की ग्रोथ है वो एक अच्छी तरह से हो पा रही होती है। ठीक है, और ऑलिगोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसी वाटर बॉडीज जहाँ पर
मिनरल्स का जो कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, और वहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो पाती। तीसरा है डायट्रॉफिक वाटर बॉडीज रिच इन अंडर कंपोज ऑर्गेनिक मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स एंड मर्शी लेक्स। तो ऐसी वाटर बॉडीज जहाँ पर आपको अंडर कंपोज ऑर्गेनिक मटीरियल काफ़ी रिच मात्रा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा बायोस्फीयर। There are different types of ecosystem around us which involve living organisms and non-living things. If we combine all the ecosystem present on the earth, then it is called biosphere. अभी हमने ये पहले भी पढ़ा था, जितने भी बायोटिक और एबायोटिक होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग होती है, अगर हम उन्हें एक साथ रख दें तो वो क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास बायोम्स। The terrestrial portion of a biosphere is divided into biomes. They usually have distinct climates and life forms adapted to that climate. Desert, grassland, tropical forest and rainforest are the main example of biomes. जो टेरेस्ट्रियल पोर्शन होता है बायोस्फीयर का, उसे हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे बायोम्स में, और ये यूजुअली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो लाइफ होगी, जो क्लाइमेट होगा, जो वहाँ का वेदर होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो सब एक दूसरे से डिफर करेगा। जैसे कि कहीं पे आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं, कहीं का मौसम गर्म देखने को मिलता है, कहीं आपको ग्रासलैंड देखने को मिलता है, कहीं आपको फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, कहीं आपको ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। तो ये सब क्या बायोम्स में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में है, ठीक है। हर बायोम में ऑर्गेनिजम्स उस क्लाइमेट के अनुसार अडेप्ट होते हैं, इसीलिए एक बायोम में स्पीशीज उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अलग स्पीशीज देखोगे तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। मतलब कोई ऐसा जानवर आप देख लो जो बहुत ही ठंडे इलाकों में रहता है और आप उसे गर्म इलाकों में ले आओगे, वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगा। अब आते हैं हैबिटेट पे। The area or natural environment in which an organism or a population normally lives is called habitat. A habitat is made up of physical factors such as soil, moisture, range of temperature, and availability of light, as well as biotic factors such as availability of food and the presence of predators. हैबिटेट एक नेचुरल एरिया है जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन जनरली रहते हैं और सर्वाइव करते हैं। हैबिटेट में फिजिकल फीचर्स या फैक्टर्स लाइक सॉइल, मॉइस्चर, सनलाइट, टेम्परेचर और बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि फूड की अवेलेबिलिटी, प्रीडिएटर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, और ये सभी चीज़ें मिलकर ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, अपनी कंडीशंस को निर्धारित करते हैं या फिर डिसाइड करते हैं कि किस कंडीशन में कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रहेगा। जब अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटेट में रहते हैं तो उसे कोहैबिटेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर कोहैबिटेट आ गया। हैबिटेट इज नॉट नेसेसरली अ ज्योग्राफिकल एरिया। If particularly organisms live in small or specific part of habitat, then it is called a microhabitat. For example, within the forest habitat, certain organisms live beneath the bark of tree and a parasite may live in the body of the host. हैबिटेट हमेशा ज्योग्राफिकल एरिया में ही नहीं होते, कभी कभी किसी हैबिटेट में बहुत छोटे छोटे हिस्से में कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, जिसे हम माइक्रो हैबिटेट कहते हैं। एग्जाम्पल, जंगल के अंदर पेड़ की जो छाल है उसके नीचे भी कुछ कीड़े रहते हैं, देखा है कभी। एक बहुत ही छोटा टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 4 स्पेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के जो 4 स्पेयर्स हैं उनके बारे में। The area near the surface of Earth is divided into 4 interconnected geographical, namely the lithosphere, hydrosphere, biosphere, and atmosphere. Scientists can classify like a material on or near the surface of the Earth to be in any of these 4 spheres. The name of 4 spheres are derived from the Greek word from stone, air from atmo, water from hydro, and life from bio. ओके, एंड लिथोस को स्टोन कहते थे, ठीक है। जो अर्थ के सरफेस के आसपास का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, और कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेनली 4 पार्ट्स में। सबसे पहला है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर देख लेते हैं। यह अर्थ की आउटर सॉलिड रॉकी लेयर है। ये मिनरल से बनी है और इसमें माउंटेन्स, रॉक्स, सॉइल, लैंड सरफेसेस, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। लिथोस्फेयर अर्थ की क्रस्ट को रिप्रेजेंट करती है, माउंट एवरेस्ट से लेकर मरियाना ट्रेंच तक, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर।
हाइड्रोस्फीयर में अर्थ का सारा वाटर इंक्लूड होता है, लाइक ओशंस, लेक्स, रिवर, ग्राउंड वाटर और एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर तक। अर्थ में लगभग 97% वाटर ओशन का है जो सैल्टी है, बाकी 3% फ्रेश वाटर है, जिसमें से लगभग 75% हमारे पास सिर्फ ग्लेशियर्स हैं और आइस शीट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। और ह्यूमन के यूज़ के लिए केवल सिर्फ 1% पानी जो है यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 1% पानी ही बचता है इसके बाद जो ह्यूमन इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मतलब पानी तो बहुत प्रेजेंट है बट हमारे यूज़ के लिए सिर्फ 1% है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। ये जो बायोस्फीयर है ना, वो अर्थ के लगभग लाइफ ग्राउंड के 3 मीटर्स नीचे से लेकर और 30 मीटर्स के ऊपर तक और ओशंस के 200 मीटर तक ऊपर पाई जाती है ये लेयर। ठीक है, जो बायोस्फीयर है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है समझने के लिए। इसके बाद है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर गैस की एक इनविजिबल परत है जो अर्थ के चारों तरफ से घिरी है। ड्राई एयर में 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 21% ऑक्सीजन और बाकी जो अदर गैसेस हैं जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाती है और वेदर सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे गो थ्रू कर लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा टेम्परेचर्स, कि ये कितने कितने टेम्परेचर हैं, आपको ये देख लेना चाहिए एक बार। इसके साथ साथ आप देख लो, यहाँ पर पूछ सकता है कि कौन से स्फीयर में आपको एरोप्लेन्स उड़ते हुए देखने को मिलते हैं, रेडियो वेव्स कहाँ मिलती हैं, रेडियो वेव का रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, मेटियोर्स और ये सब चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती, ये सब चीज़ें। ओजोन स्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, लोनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक बार गो थ्रू कर लेना। अब यहाँ देख लेते हैं ट्रोपोस्फीयर। इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंटेन्स अबाउट 4/5 ऑफ अर्थ्स एयर बट एक्सटेंड्स ओनली टू height of 18 kilometers at earth at equator and 8 kilometers at pole during the winter. Almost all weather developments occur in the troposphere. Air in the troposphere thins as altitude increases and the temperature also decreases. ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर है जहाँ पर आपको रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। ये इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर्स तक और पोल्स पर अराउंड 8 किलोमीटर्स तक फैली हुई है। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे एयर थिन होती जाती है और और टेम्परेचर भी कम होने लग जाता है। जो टेम्परेचर का डिक्रीज रेट होता है उसे हम लैप्स रेट भी कहते हैं, जो लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस है पर किलोमीटर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में हमें जेट स्ट्रीम भी देखने को मिलते हैं और ये लेयर ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी सपोर्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। The stratosphere extends from the tropopause. The upper boundary of a tropopause is about 50 kilometers above the Earth's surface. It is characterized by the following properties. Strong horizontal wind blowing in the stratosphere that is ideal for planes and can fly in the part of atmosphere. The stratosphere is crucial to life on Earth because it contains small amount of ozone, a form of oxygen that prevents harmful UV rays फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर की ऊपर होती है और लगभग 50 किलोमीटर तक फैली होती है। इसमें स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड होती हैं, इसलिए कई प्लेन्स इस लेयर से उड़ते हैं। ठीक है, तो एरोप्लेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पूछ सकता है कि कौन सी लेयर में आपको एरोप्लेन्स उड़ते हुए मिलते हैं या फिर उड़ते हैं, तो आप लिख सकते हो कि स्ट्रेटोस्फेयर इसका आंसर होगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ओजोन लेयर, जो हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है और लाइफ को प्रोटेक्ट करता है अर्थ पर। ठीक है, नेक्स्ट है मीजोस्फेयर। Mesosphere extend up to 80 kilometers above the surface of the earth. This layer characterized by the following properties. It has a coldest temperature in the atmosphere, dipping as low as -100 degrees Celsius. The phenomena of shooting stars occurs in this layer. Very important. तो बोला गया कि जो मीजोस्फेयर है वो लगभग 50 to 80 किलोमीटर तक है और एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। ठीक है, जहाँ टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और यहाँ पर ही आपको शूटिंग स्टार्स देखने को मिलेंगे। आइनोस्फेयर।
extent about 960 kilometers and is extremely thin. It is generally considered as a part of outer surface. The ionosphere is a layer of free electron and ions reflecting radio waves. This is broken distinct layer called D, F, F1 and F2 layer. The lower D layer absorbs high frequency radio waves. It also reflects particles from solar wind, which is streams of highly charged particle called aurora ejected by sun in the polar region. Important. ये लेयर लगभग 600 किलोमीटर तक होती है और इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस और इलेक्ट्रॉन से भरी हुई होती है और ये काफ़ी थिन लेयर भी होती है। ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। यहाँ पे आपको सबसे जो लोअर डी रे देखने को मिलेगी जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करती है। इसके साथ साथ आयनोस्फेयर सोलर विंड से आने वाली चार्ज पार्टिकल्स को भी रिफ्लेक्ट करती है जिससे अरोरा बनते हैं। ठीक है। थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर इन थर्मोस्फेयर कैन राइज वेल अबव 1000 degrees Celsius up to 1500 degrees Celsius. This layer is characterized by the following properties. It is the thickest layer in the atmosphere. Hubble Space Telescope and International Space Station orbits the Earth in the atmosphere. थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर सोलर रेडिएशन के कारण 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये वो लेयर है जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल्स टेलीस्कोप ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। एक्सोस्फेयर। द एक्सोस्फेयर expand and contract as it come into contact with solar storms. Hydrogen and trace amount of helium, carbon dioxide, oxygen and other gases are present. Many weather satellites orbits Earth in the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर है जो स्पेस से मिलती है। एक्सोस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस होते हैं। कई वेदर सैटेलाइट्स इसी लेयर में ऑर्बिट करती हैं। ठीक है, तो लर्नर्स ये था हमारा फुल केवी स्मृदान सीरीज का चैप्टर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का पार्ट 2। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अपलोड होगी हमारी थर्सडे को। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।